राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर सियासत तेज। 19 जून को 3 सीटों पर होंगे चुनाव। कांग्रेस का 125 विधायकों का समर्थन का दावा। कई निर्दलीय विधायकों को बीजेपी नेताओं के फोन करने की चर्चा। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत का पूरा भरोसा। निर्दलियों पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा में स्ट्रेंथ के हिसाब से कांग्रेस की 2 और भाजपा की 1 सीट निकलना तय है। भाजपा ने चूंकि दूसरी सीट के लिए भी ताल ठोकी है, इसलिए चुनाव होकर रहेंगे। और अब चर्चा यह है कि भाजपा ने दूसरी सीट के लिए केवल औपचारिक दावेदारी पेश नहीं की, बल्कि वो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की भी जुगत में है। इस बात के भी चर्चे हैं कि निर्दलीय विधायकों के पास भाजपा के रणनीतिकारों के फोन आ रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। सत्ता पक्ष हालांकि निश्चिंत है। आंकड़ों के हिसाब से सत्ता पक्ष एकदम कंफर्टेबल है, बशर्ते तोड़फोड़ की बातें अफवाह ही साबित हों। लेकिन जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, सबकी नज़रें होनी और अनहोनी पर टिकी रहेंगी। आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कोई किसी भी तरह की गुंजाइश है। क्या भाजपा का दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का मकसद पूरा होने की संभावना है। या कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कयासों का जो दौर चल रहा है वो इन चुनावों के जरिए खत्म हो जाएगा। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, मुकेश पारिक साहब हैं, वरिष्ठ भाजपाई, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब अजमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अर्चना जी, पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि 200 व्यक्ति जिस चुनाव में वोट डालेंगे केवल, उनमें भी आपको स्याही और पेन के बारे में चिंता करनी पड़ रही है, क्यों? देखिए जेपी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ओवर प्ले किया है उन्होंने, और वो इसलिए कि वो लोग ये चाहते हैं कि शांत पानी है, जल है, उसमें थोड़ा सा कंकड़ डाल के और सनसनी पैदा कर दी जाए। जानते तो वो भी हैं कि उनके पास नंबर्स नहीं है और शुद्ध रूप से नंबर्स का गेम होता है राज्यसभा में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा मैंने आपकी रिपोर्ट में भी सुना, आपने भी कहा कि निर्दलियों पर नजर है, कांग्रेस के भीतर घात की इनको उम्मीद है। मैं नहीं समझती ऐसा कुछ हो सकता है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस में एक तो स्टेबिलिटी है स्टेट में पूरी तरीके से, और कोरोना के दौरान जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काम किया है, और बिना भेदभाव की, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, चाहे वो बीजेपी के विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, निर्दलीय की हो, किसी अन्य पार्टी के विधायक की हो, सब जगह एक समानांतर रूप से काम करके जनता को राहत देने का काम किया गया है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां बड़ी विचित्र सी हैं। एक तो उन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, दूसरा देखिए जो उनका नेतृत्व है प्रदेश का, निजी रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और देखा जाए तो सज्जन भी है, परंतु सबसे बड़ी बात यह कि नेतृत्व नया है, स्वीकार्यता बहुत ज्यादा भी नहीं है और सक्षमता भी नहीं है ऐसा कि कोई डिफेक्शन कर सके। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं, कांग्रेस से जितने लोग निष्ठा के साथ जुड़े हैं, उनमें कोई डिफेक्शन करने की इनमें क्षमता नहीं है। निर्दलियों की स्थिति है कि वो लोग भी पार्टी के साथ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने उनकी हर भावना के अनुरूप उनका साथ दिया हर अवसर पर, और वो भी चाहेंगे स्थायित्व के साथ रहने की। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई चिंता का विषय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जैसा स्वरूप रहा है, उनकी तो बहुत सारी उम्मीदें दूसरी भी हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, पता नहीं कब जब पूरी होंगी तब होंगी। जी बिल्कुल, तो वो लेकिन वो क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं हर जगह किसी न किसी स्वरूप में मैंडेट को, और वो इतिहास तो पिछले कार्यकाल से चलता ही आ रहा है।
लेकिन अंतोगत्वा जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें जनता में ऐसी चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। और राजस्थान को लेकर विशेषकर मैं आपको कह दूं कि यहाँ कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। नंबर्स के हिसाब से हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जहां तक ये प्रयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सनसनी फैलाने, सुर्खियों में बने रहने की कवायद और किसी न किसी स्वरूप में अपने अपने वजूद को कायम रखने, अपने आप को बनाए रखने में मीडिया के ये प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है मुकेश पारीक साहब, मैं सवाल करूं उससे पहले आपने जो अर्चना जी को सुना उस पर जरूर आप कुछ कहना चाहेंगे। पहले वो बोलिए, फिर मैं सवाल करता हूं। बोलिए मुकेश पारीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार जो बड़े खड़े किए हैं उसमें बिल्कुल गंभीरता से हमारे पास 72 हमारे एमएलएज हैं, 3 का हमारे को समर्थन है। और इस जिस प्रकार का देश के अंदर माहौल है, चाहे आपने गुजरात राज्य देखा हो जहां पर कांग्रेस के लोग छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश का भी हाल ही में देखा कांग्रेस का क्या हश्र हुआ वहाँ, वो भी अर्चना जी के सामने है। और रही बात जहां तक राजस्थान की, ये कह रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में प्रदेश नेतृत्व है, तो इनका ये तो मानना है कि राजस्थान के अलावा और जगह इनका नेतृत्व कमजोर रहा होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप इनकी ये स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। राजस्थान में आज उसका एक और दृश्य सामने आया कि कांग्रेस ने एक झूठा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके उम्मीदवारों को फोन कर रहे हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस है अपने सारे वोटर्स के ऊपर, सारे विधायकों के ऊपर, तो आपको इस प्रकार की झूठी अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे दोनों उम्मीदवार हमने गंभीरता से खड़े किए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जैसा अर्चना जी ने बताया कि अच्छे आदमी हैं लेकिन नए हैं, दौर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बेहद अहमियत है। अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, बीच में मेरा सवाल भी ले लीजिए मुकेश जी। एक मिनट अर्चना जी सुनिए। मुकेश पारीक साहब, मुकेश पारीक साहब, जिस वक्त हर चीज में कोशिश की जा रही है कि चलिए बोलिए मुकेश पारीक जी बोलिए। हाँ नहीं, मैं नेतृत्व वाली, हमारे नेतृत्व एक ऐसे कार्यकर्ता को नेतृत्व राजस्थान प्रदेश का दिया है जिस कार्यकर्ता ने अपने जमीनी स्तर से पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझा है, संगठन की सेवा करी है और करते करते आज यहाँ पर इस मुकाम पर वो पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तब कर वहाँ पर कार्यकर्ता आता है और एक संगठन के लिए काम करते हुए, तो हमारा जो नेतृत्व है पूर्ण क्षमतावान नेतृत्व है, उसमें इनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक खुद इन कांग्रेस का ठीक है, नेतृत्व को लेकर के आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे पिछले 5-6 साल से, वो मेरा विषय नहीं है बहस का। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ मुकेश पारीक साहब कि आपको सुनिश्चित जीत दिखाई दे रही होगी, तभी आपने कोरोना के इस दौर में भी चुनाव को जरूरी बनाया। और वो सुनिश्चित जीत आपके 72 और 3 आरएलपी के भरोसे तो होगी नहीं, और अब भी आप आश्वस्त हैं कि होगी, तो फिर बाकी लोगों के पास फोन भी नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर वो कैसे होगी? कहाँ से आएंगे बाकी के वोट आपके पास? देखिए राजनीति में आपको हमेशा इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि जितना हमारी जो सीट है हम उस पर आश्रित नहीं रह सकते, हमको और ज़्यादा मिले उस बात के प्रयास हमेशा होने चाहिए और होते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं पुनः मेरी उस बात को दोहराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है कि जो पूरे देश में स्वीकार्य है, सब लोग उसका मानते हैं। कांग्रेस में आज राष्ट्रीय स्तर पर इनका नेतृत्व कमजोर है, उसके परिणाम स्वरूप इनके कई राज्यों में इनकी स्थिति ये हो रही है कि इनके स्वयं के जो नेता हैं, मुकेश पारीक साहब उसको लेकर आ रहे हैं, स्वयं के जो सांसद, मुकेश पारीक साहब राष्ट्रीय नेतृत्व को कहाँ लेकर आ रहे हो? राष्ट्रीय नेतृत्व आपका मजबूत है, चलो माना, बिल्कुल। तो आज लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में आप चुनाव हारे ना, एमपी में आप हारे ना, छत्तीसगढ़ में आप हारे ना, कमजोर होता है, हरियाणा में आपकी सीटें घटी ना, राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ राज्यसभा चुनाव में हारा है? नहीं, एमपी में हम आपने आप मेरे सवाल से बचकर निकल गए मुकेश पारीक साहब। मैं तो आपसे समझना चाह रहा था कि जब 75 पे आप खड़े हैं और आपको डिजायर्ड नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये कयास तो लगेंगे ही कि आपने 2 आदमी उतारे हैं, आप दोनों की जीत सुनिश्चित मानते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से तो वोट लाएंगे, तो कहीं ना कहीं मंडी में तो मिलेंगे नहीं वोट। जाना तो आपको विधानसभा के विधायकों के पास ही पड़ेगा, और निर्दलीय विधायक हो सकते हैं, तो ये सुर्खियां तो बनेंगी इस तरह की। हो सकता है गलत। अगर हमारे शर्मा कुछ कहना चाहिए, संक्षेप में बोलिए जी।
भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा करता है और वोट देता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और जहां तक निर्दलीय, इन्होंने क्या किया बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस स्वयं कुछ भी करे वो ठीक होता है, लेकिन अगर कांग्रेस को छोड़ के कोई बीजेपी में स्वतः चल के आता है, वोट देता है, तो वो इनके लिए ठीक नहीं होता। लेकिन ये आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या किया, खुद मायावती ने कांग्रेस के लिए कहा है कि ये एक धोखेबाज पार्टी है। तो इस प्रकार के इन्होंने किए हैं ऐसे कृत्य। तो अब इनके साथ जब कोई ऐसा होता है तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। कुछ भी इनकी पार्टी के अंदर हो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर मंडते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इनके अंदर से कोई भारतीय जनता पार्टी को शर्मा कुछ कहना चाह रही हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं उनके पास बाद में जाऊंगा। एसपी मित्तल साहब, ये तो साफ तौर पर समझ में आता है जो आंकड़े हैं उससे कि अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा उम्मीदवार जीत जाए। पहली वरीयता का उम्मीदवार जीतेगा, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी दावा कर रही है कि वो दूसरी सीट भी जीतेंगे। ये तो समझ में आता है कि दूसरी सीट कहीं जीतने वाली नहीं है अभी तक के हिसाब से, बाकी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर इस कोरोना के दौर में क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, कम से कम अगर कोई छोटी मोटी भी तोड़फोड़ हो जाए वो तो सतह पर आ ही जाएगी? क्या राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो ऐसी नहीं है? लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अशोक गहलोत के जैसे व्यक्ति के नेतृत्व के रहते यह संभव हो सकता है? एसपी मित्तल साहब। अभी अर्चना जी ने यह कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैं अर्चना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वाकई सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार इस टाइम बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। लेकिन संशय तब होता है जब अशोक गहलोत स्वयं ये कहते हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तब भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिलता है कि कांग्रेस में असंतोष है या कांग्रेस में कोई अंतर विरोध है, जब मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को कई बार कहा है। अभी 3 दिन पहले भी राष्ट्रीय चैनल को एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर भी राजस्थान में वही कुछ हो रहा है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा था। तो अर्चना जी का जो बात है वो अलग है और शायद मुख्यमंत्री जी की सोच है, शायद मुझे लगता है वो अलग है। जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है, जेपी जी, मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। 200 विधायकों में से 107 विधायक पूरी तरह कांग्रेस के साथ जो उनके सिंबल पे हैं, उसको बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला के, और 13 के 13 विधायक पूरी तरह निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। ऐसी स्थिति में 120 का आंकड़ा बनता है। तो मुझे लगता है कि उनको 2 लोगों को जिताने के अंदर 120 वोट काफी होते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चौथा उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत के रूप में खड़ा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के अंतर विरोध को भांपने के लिए चौथा उम्मीदवार खड़ा किया है। अब ये चुनाव का परिणाम बताएगा कि ये अंतर विरोध कितना सामने आता है। ठीक है, अर्चना शर्मा जी, आपने सुना एसपी मित्तल साहब को, ये जो आशंका है इससे तो आपको सतर्क रहना ही होगा। क्या बोल रहे थे आप मुकेश पारीक के जवाब में? अपनी बात बोलिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूं। देखिए, मुकेश पारीक जी सक्षमता अक्षमता की बातें कर रहे थे। आप किसको सक्षम मानते? जो अपने बूते सब कुछ कर सके, जनादेश के अनुसार कर सके, या वो व्यक्ति जो हर जगह जनादेश के विपरीत जाकर दबाव बनाकर लोगों का डिफेक्शन करा के इस्तीफे दिलवा करके कुछ हासिल करे? वो कैसे सक्षम हो सकता है? वो तो जनता की भावना के खिलाफ काम करते हैं। ना तो शीर्ष नेतृत्व तो इनका केंद्र का सक्षम है, इसको मैं सक्षमता नहीं मानती, और ना ही राज्यों में। और रही बात मित्तल साहब की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ये राष्ट्रीय चैनल से कहा। देखिए, राष्ट्रीय चैनल से जो बात उन्होंने कही वो संदर्भ महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर था, और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां भी कुछ ऐसे तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इस प्रकार की सुर्खियों में बने रहने के लिए या ऐसी कवायद करते, पीगे बढ़ाने का प्रयास करते, और समय समय पर किसी न किसी सोर्स से पता चलती है। लेकिन स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, राजस्थान में कोई खतरा नहीं है। तो ये संदर्भ अलग अलग हो जाता है। ना तो मेरा कहने का तात्पर्य मुख्यमंत्री जी से अलग है, ना मुख्यमंत्री जी ने जो कहा मेरी बात से अलग है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हर जगह पोचिंग, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र में भी इंस्टेबल करने की सारे प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा कि जब हमको लॉकडाउन करना था उसको भी हमने बाईपास किया क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाती। ऐसी स्थितियां जहां हो वहां समझ लेना चाहिए कि सब कुछ तो नेपथ्य में फेंका जाता है, और अपनी जो राजनीतिक लालसा है उसे पूरा करने के लिए कोरोना जैसी त्रासदी का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो ये परिस्थितियां तो पूरा देश देख ही रहा है ना। ठीक है, अर्चना शर्मा जी, ठीक है, यह सक्षमता और अक्षमता का जो आप हवाला दे रही हैं, ये जो क्षमता है वो तो आपकी भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। मैं आपको अगर सिलसिलेवार गिनाऊं
तो भी मुझे देखना पड़ेगा कागज़ में। मद्रास में 1952 में, केरल में 1959 में, हरियाणा में 1982 में, जम्मू कश्मीर में 1984 में, आंध्र प्रदेश में भी 1984 में, कर्नाटक में 1989 में, गुजरात में 1996 में, झारखंड में 2005, बिहार 2005। ये सक्षमता तो आपने भी दिखाई है। जो आप उदाहरण गोवा का, त्रिपुरा का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का देते हैं, उतना उदाहरण मैंने भी गिनाया। आपका लंबा शासनकाल रहा है तो आपके उदाहरण ज्यादा हैं। अब आप चूंकि पढ़ती लिखती हैं और आप तो पार्टी की मीडिया चेयरपर्सन, आप जो मैंने केवल आपको टाइटल्स बताए उसको आप गहराई से जानती हैं। मुझे लगता है मुझे इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब तो आपने भी तो किया है। देखिए जेपी जी, एक तो स्वेच्छा से हो जाए, कोई हमसे प्रभावित होकर आए, एक आप दबाव बना दो, उनको केसेस में फंसाने की ईडी, आईटी सबको उनके पीछे लगा दो, उसके बाद हासिल करो, ये अंतर होता है। और हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर कोई आना चाहे तो उसमें क्या आपत्ति है हमको। लेकिन आप समझिए कि जहां आपको एक तो प्रचंड जनादेश केंद्र में मिल रहा है, उसके बाद भी आपकी लालसा खत्म नहीं होती। राज्यों में इंस्टेबल करते हो सरकारों को, वहां जाकर अस्थिरता पैदा करते हो, ये अंतर है। और इसका विश्लेषण तब करेंगे जब विस्तृत रूप से इसी पर चर्चा होगी। लेकिन सच्चाई ये है, आज में 22 लोगों का जमीर जागा था और वो आपके साथ आ गए थे। कर्नाटक में 15 लोगों का जमीर जागा था और आपके पास आ गए थे। ऐसे यहाँ राजस्थान में जमीर के ही जागने की उम्मीद है, या जैसा अर्चना जी कह रही हैं वैसे किसी और सहारे की भी जरूरत पड़ने वाली है आपको, वो भी लेने वाले हैं आप? मुकेश पारिक साहब संक्षेप में बोलिएगा, समय खत्म हो गया है। नहीं, अर्चना जी बड़ी अजीब बात कह रही हैं। वो कह रही है कि जो इनके पास आता है वो तो इनसे प्रभावित होके आता है, और जो हमारे पास आता है वो हमारे दबाव में आता है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि इनसे प्रभावित होता है और हमारे दबाव में आता है। अभी इन्होंने सोशल डिस्टेंस की बात की, आपने अभी मैं क्या अजीब बात कह रही हूँ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं कि आप कोरोना त्रासदी में पार्लियामेंट को भी आपने आगे नहीं किया। करो, आपने माउंट आबू में थोड़ा तो देख के कि होटल्स बंद है, जब आपके मध्य प्रदेश में सरकार बना ली आपने, सुनाइए आप, मतलब आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं तो। नहीं तो मध्य प्रदेश भाई आपके नेता ज्योतिरादित्य जी के साथ क्या किया आपने? उन्होंने आपको छोड़ दिया, नकार दिया, उन्होंने आपको नकार के वो आगे। भाई आपने एक मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता के साथ दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने जो किया वो भुगता आपने। भाई आपने दिग्विजय और कमलनाथ का किया वो यहाँ तक बात ठीक है। किसका जमीर जागा, किसका जमीर नहीं जागा, जमीर जगाया गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मित्तल साहब दिलचस्प बात यह भी है कि कर्नाटक में 15 व्यक्ति कांग्रेस के विधायक के चुनाव में उनमें से भाजपा के सिंबल पर 12 आदमी जीत कर आ जाते हैं। नहीं, और तो क्या लोगों ने भी उसको नियति मान लिया है क्या मित्तल साहब? हाँ जेपी जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों ने भी राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसी को अब स्वीकार कर लिया। हमने कर्नाटक का उदाहरण देखा है कि 15 में से 12 विधायक जो है वापस वही चुन के दूसरे टिकट पर आ जाते हैं, तो उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। और राजस्थान में जिस स्थिति को सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, मुझे लगता है कि अर्चना जी अभी बिल्कुल सही कह रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि अंतर विरोध, अंतर कलह कांग्रेस में हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।